सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन। सो आज मेंसुरेशन का पहला क्लास है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 91 ऑफ दिस क्वांटिफाइड बैंकिंग वाला सीरीज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्योंकि आज पहला क्लास है मेंसुरेशन का, तो आज के क्लास में विल बी डिस्कसिंग द कोर बेसिक्स ऑफ मेंसुरेशन 2D 3D एंड बेसिक कुछ जो भी फॉर्मूले हैं। वी वोंट बी डिस्कसिंग ऑल द शेप्स इन वन गो आज के क्लास में। कुछ शेप्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टू क्लासेस में मतलब सॉल्विंग से ज्यादा डिस्कशन ही रहेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन सॉल्विंग एकदम अच्छे तरीके से थर्ड क्लास से शुरू होने वाला है। ओके ओके तो सबसे पहले देखते हैं तो मेंसुरेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग दो सेगमेंट्स में पढ़ेंगे। एक है 2D और दूसरा है 3D, ठीक है। 2D का मतलब क्या है बताओ भाई? ठीक है, 2D का मतलब है टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल एज इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो हमारे क्लास 7-8 में रहता है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स एक्सिस, तो इसमें 1 2 3 4 मार्क करना पड़ता है। जैसे मान लो हम लोग करते थे ना, एक पॉइंट मार्क करते थे कि ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 3,4, तो यानी 1 2 3, ये 3 है, 1 2 3 4, तो ऐसा करके हम लोग निकालते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वही चीज है। तो दिस इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। अब ऐसा शेप्स जिनका सिर्फ दो ही डायमेंशन है, या तो लेंथ हाइट बोल लो, डिपेंड करता है कि उस शेप को आपने रखा कैसे है, ठीक है। जैसे तुम्हारे कॉपी का पेज है, तो कॉपी का पेज इज वन ऑफ द वेरी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ टू डायमेंशनल फिगर, और वो फिगर कैसा है? रेक्टेंगल है, ठीक है। ऑल्दो कॉपी का पेज हम लोग एग्जैक्ट टू डायमेंशन नहीं मान सकते, क्योंकि कॉपी का पेज का लेंथ तो होता है, ठीक है, ब्रेड्थ भी होता है, बट उसका थिकनेस नहीं होता है। तो जो थिकनेस है वो होता तो है बट हमको नहीं दिखता है। अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूं तो उसका थिकनेस मैं निकाल सकता हूं। अब जैसे ये वाला कॉपी है मान लो, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला कॉपी है, तो इस कॉपी का जो ये एक पेज है, तो इस एक पेज का लेंथ है, ब्रेड्थ है, बट इसका कोई हाइट नहीं है या थिकनेस नहीं है, या हमको हमारे नेकेड आई से नहीं दिख रहा है ये चीज, ठीक है। ओके, बट होगा जरूर, कुछ ना कुछ तो होगा। स्केल से तो मेजरेबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ होगा जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मेजर कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, बट अगर मैं बोलूं, अच्छा चलो इस पे एक क्वेश्चन आता है, अगर मैं बोलूं इसको मेजर करना है, कैसे करोगे बताओ? मान लो मैं तुमको स्केल दे देता हूँ, एक मैंने तुमको एक छोटा सा स्केल दे दिया, ठीक है, मतलब 15 इंच वाला स्केल हो, आई मीन 15 सेंटीमीटर वाला स्केल हो या 30 सेंटीमीटर, जो भी है, मैंने तुमको स्केल दे दिया और बोला कि इसका एक पेज का थिकनेस बताओ कितना है। कैसे करोगे? दिमाग लगाओ जल्दी। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने बोला दिमाग लगाना। कैसे कर सकते इसका तो किताब का तो लगा सकते हैं। हो? हाँ, ये वाला थिकनेस मेजर कर सकते हो। हाँ, तो करके क्या होगा? उसको डिवाइड डिवाइड कर हाँ, डिवाइड बाई व्हाट? डिवाइड बाई सर। हाँ, क्या? नंबर ऑफ पेजेस। हो गया, ठीक है, क्योंकि नाउ दिस इज मेजरेबल। इतना सा हम लोग स्केल से मेजर लगा सकते हैं इसका, ठीक है। तो जैसे 1.5 सेंटीमीटर जैसा होगा, प्रोबेबली 1 1.5 सेंटीमीटर जैसा होगा, तो 1 1.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 300 पेजेस, तो डेसिमल में आएगा, एकदम एकदम डेसिमल में आएगा। बट जो भी है, हमको मिल तो गया ना, साइज मिल गया इसके। ओके, एनीवेज, अच्छा, बट अभी ये शेप क्या है? 3D है, क्योंकि इसका 3 डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेड्थ है और थिकनेस है, हाइट है, तो ये क्यूबॉइड हो गया। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे जब जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा जो भी फिगर जिसमें दो ही डायमेंशन होगा वो है 2D, ठीक है। और ऐसा फिगर्स जो कि जिसमें हमारा 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन एज इन ये हो गया एक्स एक्सिस,
ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। ठीक है, ये तीनों एक्चुअली 90 डिग्री में होता है। जैसे ये वाला 90 डिग्री में है ना, ठीक है, तो ये इससे 90 डिग्री में है, ये इससे 90 डिग्री में है, ये इससे 90 डिग्री में है। एक्चुअली ये समझ में नहीं आता, ये देखने में लगता है कि इसका एंगल ये तो 120 डिग्री जैसा लगता है, बट ये जो लाइन निकला है ना, ये बाहर की तरफ निकला है, ये एक्चुअली बोर्ड की तरफ है, पता है, ये ऐसा है, ये y है, ये x है, ये है z, ये है z एक्सिस, ऐसा। तो अब देखो, इसका और इस लाइन का क्या एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है, इसका और इस लाइन का क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, और x और y तो आपस में 90 डिग्री है, ये ऐसे निकला हुआ है। बट अब बोर्ड में तो हम लोग ऐसा कैसे ड्रॉ कर लूं मैं, ठीक है, तो इसलिए 3D का फील देने के लिए ये ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है। तो जितना भी तुम 3D फिगर देखोगे, सारा 3D फिगर का ये वाला ओरिएंटेशन होगा ही, ठीक है, क्योंकि कोई भी 3D फिगर, जैसे ये एक 3D फिगर में अगर मैं मानता हूं, ठीक है, मोर और लेस एक सिलिंड्रिकल शेप जैसा है, तो इसका एक्स एक्सिस में भी इसका कुछ एक सेगमेंट है, एक्स एक्सिस में ऐसा, ठीक है, वाई एक्सिस में भी कुछ इसका सेगमेंट है, और जेड एक्सिस में भी इसका कुछ सेगमेंट है। ये 2D फिगर तो है नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। इसका जो पॉइंट होगा, इसका पॉइंट ऐसा कुछ रहता है 3,4,5, बट अभी ये 3,4,5 तुमको बेकार सा लगेगा, ठीक है, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तुमको लगेगा कि ये पॉइंट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाला जगह तो x और y का है, तो यहाँ पे 3 और 4 सही बैठता है, 3,4 को एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पे भी नहीं है, ये पॉइंट कहाँ है पता है, ये पॉइंट यहाँ कहीं पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, इस जगह में, मतलब ऑन दिस स्पेस यहाँ पे है ये पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज होता है। तो टेबल के ऊपर अगर तुमको कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, या फिर कॉपी के ऊपर मान लो ये तुम्हारा टेबल है, ठीक है, तो अगर तुमको यहाँ पे कोई पॉइंट चाहिए, तब तो ये है 2,4 ऐसा मान लो, ठीक है, मैं ऐसे दिखा देता हूं, जो लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वाला पॉइंट ये है 1 2 1 2 3 4, ये पॉइंट को क्या हो जाएगा 2,4 हो जाएगा, ठीक है। बट मान लो ये टेबल टॉप है तुम्हारा, तुम जहां पे बैठ के पढ़ रहे हो, और ये वाला पॉइंट तुमको निकालना है। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, इसका एक x वाला कोऑर्डिनेट भी होगा, एक y वाला भी होगा, और एक z वाला भी होगा, ठीक है। तो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड एज 3 डायमेंशनल, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब 2 डायमेंशनल्स में यूजुअल फिगर्स क्या क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं। आज हम लोग फिगर्स का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या क्या फिगर है हमारे पास, जैसे ये वाला फिगर है, ठीक है, तो स्क्वायर है हमारे पास, थोड़ा यूज करते हैं भाई, नया बोर्ड लिया है तो कलर चेंज करते हैं इसका, वाओ नाइस, ये कलर नहीं, कुछ और कलर लाता है, रेड, अब सही। फिर और क्या क्या शेप आ सकता है, सर्कल आ सकता है, और क्या क्या शेप है, ट्राइंगल आ सकता है, रोम्बस, ये सब, राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत सही है। चलो, तो कोई नहीं, ये सारा जो शेप है, और भी शेप्स है, ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो 2D में वी आर गोना डील विद दीज काइंड ऑफ शेप्स। तो आपको दिख ही रहा है कि ये सब शेप ना आप कागज पे बना सकते हो, फ्लैट है, पूरा फ्लैट है, इसीलिए 2 डायमेंशन है इनके पास। बट जो 3 डायमेंशनल है वो आप कागज पे नहीं बना सकते, मतलब हम लोग तो ड्रॉ कर लेते हैं कागज में, इस फील के साथ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, बट एक्चुअली तो कागज में कैसे बनाऊंगा भाई, कागज, क्योंकि जो कागज है वो फ्लैट सरफेस है, और वो है 2D चीज, 2D में मैं 3D कैसे बनाऊंगा, बट वो एक फील के साथ हम लोग बना लेते हैं। जैसे हम लोग मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो जो जिन इंसान को हम लोग देख रहे हैं, जिस इंसान को हम लोग देख रहे हैं, वो तो 3D शेप है ना भाई, वो इंसान, बट हम लोग तो फ्लैट सरफेस में देख रहे हैं, हम लोग तो 2D में देख रहे हैं। इसीलिए कभी कभार 3D मूवी में चश्मा देता है, चश्मा क्यों देता है, कभी देखा है 3D मूवी, तो उसमें चश्मा देता है तो क्या चेंज आता है, एक डेप्थ इफेक्ट आता है, जो मोबाइल में पोर्ट्रेट में फोटो खींचने पे आता है, एक डेप्थ कैमरा रहता है ना एक मोबाइल के पीछे, तो डेप्थ सेंसर में एक डेप्थ मिलता है, तो एक थिकनेस का पता चलता है। अदरवाइज जो मूवी का जो स्क्रीन है, दैट इज अ 2D स्क्रीन, क्योंकि फ्लैट सरफेस है ना, कोई भी फ्लैट सरफेस 2D है, कोई भी फ्लैट सरफेस,
ठीक है। तो फ्लैट सरफेस 2D है, बट उस पे 2D स्क्रीन पे मैं 3D आइटम कैसे देख सकता हूँ? तो वो हम लोग हमारे वो मतलब दिमाग को वो मान के देख लेते हैं कि हाँ इंसान ऐसे वो दिख रहा है, वो इंसान भी तो फ्लैट ही दिख रहा है हमको, कहाँ उसका विड्थ का पता चल रहा है, नहीं चलता है हमको। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ पे भी जो ये बना हुआ रहेगा, तो देखो ये कैसे बना हुआ है, जैसे मैंने बोला था ना एग्जैक्टली देखो ऐसे बना हुआ है। ये y है, ये x है, और ऐसा करके हमने z बनाया हुआ है। अदरवाइज ये बनाना कैसे पॉसिबल है? मैं तो बना ही नहीं पाऊंगा ये वाला कभी भी। ठीक है, ये बना ही नहीं सकता मैं। तो इस शेप को क्या बोलते हैं भाई बताओ? क्यूब। क्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंडर। फिर ये हमारा हो गया स्पीयर। तो ये जितना भी शेप है ये सब कागज पे बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है, रियल पूरा फिगर बनाना, बट एक फील के साथ हम लोग बना देते हैं, सो दैट सामने वाला देखने वाला इंसान भी एक फील के साथ इस चीज को समझ पाए। इसीलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन का यूज किया गया है। जो भी डॉटेड लाइन यहाँ पे दिख रहा है वो हमको नजर नहीं आएगा, इसीलिए दिख रहा है। अगर मैं तुम्हारे सामने एक सिलेंडर रखूं तो सिलेंडर का ये पीछे वाला हिस्सा तुमको दिखेगा क्या? यहाँ से नहीं दिखेगा, इसलिए जो नहीं दिखने वाला पार्ट है वो यहाँ पे डॉटेड लाइन यूज किया गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो दिस इज द बेसिक फील ऑफ 2D एंड 3D। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला 2 क्लास तक हम लोग बस शेप्स और फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। ठीक है, 3D तो बहुत बाद में आएगा, प्रोबेबली 3rd 4th क्लास में आएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग 2D में शुरू करते हैं मेनली। ठीक है, ये सब चीज जरूरी है। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं इसलिए लेने जा रहा हूं। तो हालांकि बैंकिंग एग्जाम्स में ट्रिगोनोमेट्री एकदम हार्ड कोर ज्योमेट्री वगैरह नहीं आता है, बट क्योंकि मेंसुरेशन आता है ना, ठीक है, मेंसुरेशन क्योंकि रहता है, इसीलिए हमको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के कुछ कुछ चीजें हमको देखना पड़ता है। जैसे मान लो एंगल्स वगैरह हो गया, क्योंकि कब किस तरीके से कौन सा शेप आएगा और उस शेप में कौन सा एंगल का यूज होता है, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोना स्टार्ट विथ पॉइंट। तो पॉइंट क्या है सबको पता है, ये है पॉइंट। ठीक है, जस्ट एक बिंदु है, इस और कुछ नहीं है, खत्म है, दिस इज द पॉइंट। तो अगर कोई बोलता है कि इस पॉइंट में एंगल क्या होगा, ऑल्दो मैं एंगल में अभी नहीं आने वाला था, चलो बाद में ही आता है एंगल में, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ओके, उसके बाद अगर मैं बोलूं उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है लाइन। ठीक है, जो आप देते हो लड़कियों को वो नहीं। ठीक है, ये मैथ्स का है। ओके, लाइन। अब इसको हम लोग बोलेंगे ये है लाइन। इसको भी येलो से ही बना देते हैं, चलो। तो दिस इज लाइन। अब यहाँ पे लाइन में जो ये दोनों एरो है, इन दोनों एरो का भी मीनिंग है, ऐसा नहीं कि सुंदर लगने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है। हमको बचपन में ऐसा देता था ना कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तुम तो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो, तो ये सब क्लास 7 8 9 के क्वेश्चंस में, 9 में तो नहीं, प्रोबेबली 6 7 8 में तो रहता है। ठीक है, तो अब लाइन का मतलब है लाइन इज नेवर एंडिंग। लाइन का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता, इसलिए दोनों तरफ क्या रहता है, एरो रहता है। ठीक है, वेयर एज इसी लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच में ये आता है रे। अब रे ऐसा होता है, एक जगह मतलब एक तरफ इसका कोई भी एक एंड, लेफ्ट एंड या राइट एंड, कोई भी एक एंड इसका फिक्स रहेगा, दूसरा एंड इसका नेवर एंडिंग रहेगा। इसलिए रे और लाइन का आप लेंथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, और लेंथ डिटर्मिनेशन या ये बनाने के लिए कभी हमको देता भी नहीं है। ठीक है, कंपैरेटिव एग्जाम का बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं नॉर्मल ऐसे स्कूल लेवल का बात कर रहा हूं। कंपैरेटिव एग्जाम में मैं ये सब चीज इसलिए बता रहा हूं ना कि अभी देखो हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड से ही पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर पूछ लेगा कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है। ठीक है, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके पढ़ते हैं, क्योंकि इसी से अभी क्या होगा, दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट या दो रेज मिलेंगे तो एक एंगल बनेगा। एंगल से हम लोग जाएंगे कितने टाइप के एंगल होते हैं,
फिर टाइप ऑफ एंगल से हम लोग जाएंगे कि राइट एंगल एंगल क्या होता है, फिर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है, वहां से पाइथागोरस थ्योरम कनेक्ट करना है, तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड से मैंने शुरू किया. तो लाइन सेगमेंट इज दिस. नाउ लाइन सेगमेंट इज डेफिनेट, जिसका लेफ्ट एंड और राइट एंड हमको पता होता है. ठीक है, समझ में आ गया? ओके. अब ये चीज जब हमारा हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एंगल्स में. अब एंगल्स कैसे बनेगा? अगर दो रे या लाइन आप क्रिएट करोगे, ठीक है, जैसे मान लो एंगल सी मैं लिख देता हूं यहां पे. ऐसा. तो यहां पे जो ये बना है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक एंगल बोलेंगे. ठीक है, तो यूजुअली एंगल क्या है? एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है. ठीक है, एंगल का जो क्रिएशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है. अब एंगल में क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे. ये तो मैंने बस एक स्टैंडर्ड बना दिया. तो ये है 0 डिग्री. दिख रहा है? क्योंकि एक येलो लाइन है, उसके ऊपर जो व्हाइट लाइन है, ये व्हाइट लाइन एंगल डिफाइन करेगा हमेशा हर वक्त. ठीक है, तो ये व्हाइट लाइन इसी के ऊपर लेटा हुआ है. ठीक है, तो पूरा ऐसा ओवरलैप किया हुआ है. तो ये जैसे जैसे ये अपना सर उठाएगा तो हम लोग उसको एंगल क्रिएट करते रहेंगे. ओके, तो ये तो 0 डिग्री हो गया. उसके बाद अगर मैं बोलूं कि अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं तो ये हो गया यहां पे मान लो 30 डिग्री एंगल. ठीक है, तो अब होगा क्या? या 30 डिग्री 60 डिग्री यहां से यहां तक, यानी 0 टू 90 डिग्री. ठीक है, या फिर लेस देन 90 डिग्री. एग्जैक्ट नहीं, 0 टू लेस देन 90 डिग्री को हम लोग क्या एंगल बोलते हैं भाई? अक्यूट एंगल. ठीक है, जैसे तुम हो अक्यूट एंगल. ठीक है, ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल. उसके बाद 90 से 180 को क्या बोलते हैं? ये एग्जैक्ट 90 को क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलेंगे. तो ये हो गया पूरा शार्प 90 डिग्री एंगल. ये होगा राइट एंगल. नेमिंग बाद में कर लेंगे. उसके बाद क्या होगा? ठीक है, तो इसको आप मान सकते हो ऐसा कि ये 120 डिग्री है. तो 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक. ठीक है, तो लेस देन 180 डिग्री यहां पे आ जाएगा मोर देन. तो 90 डिग्री यानी मोर देन जस्ट 90 डिग्री से ऊपर, क्योंकि एग्जैक्ट 90 डिग्री तो राइट एंगल हो जाएगा. एंड 180 डिग्री जस्ट 180 डिग्री से कम वाला एंगल तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे. इसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल. ठीक है, समझ में आ गया? किसका है? हाँ, तो उधर चले जाओ, ले लो, कॉल ले लो. हेलो. कोई नहीं, मैं एडिट कर दूंगा. ओके, इसके बाद आएगा ये वाला.
तो ये जो व्हाइट लाइन था जो यहाँ पे शुरू हुआ था, ये धीरे धीरे ऐसा इंक्रीज हुआ, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री बना, फिर स्ट्रेट हो गया तो पूरा मतलब एल शेप हो गया तो 90 डिग्री बना, फिर उससे थोड़ा इंक्रीज हुआ तो ऑब्ट्यूस एंगल बना, अब पूरा फ्लैट हो गया ऐसा। ठीक है, तो क्या एंगल बोलेंगे इसको? वाह, तुमको कैसे आता है ये सब? बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ तो सीख रहे हो, इसलिए बोलते हैं ना, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता है। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेट एंगल। उसके बाद और मुड़ेगा ऐसा करके, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और मुड़ेगा ना भाई ये, तो क्या एंगल बनेगा फिर बताओ? रिफ्लेक्स एंगल। तो मार्किंग कौन सा होगा यहाँ पे? यहाँ पे एंगल का मार्किंग कहां पे होगा? ये वाला, क्योंकि इधर से ही एंटी क्लॉकवाइज से ही एंगल घूम रहा है। ठीक है, अब इसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। ये क्योंकि ये एंगल यही टेस्ट करता है कि आपका रिफ्लेक्स कितना अच्छा है, कि आपका रिफ्लेक्स ग्लेन फिलिप्स जैसा है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा होके ये चीज ऐसा हो चुका है, बल्कि बेस ऐसा ही रह गया है, बेस ऐसा रह गया है, बट ये ऐसा हो चुका है। अब ये एंगल आपको लग नहीं रहा है कि ये 180 से ग्रेटर है, ग्रेटर ही है, तो ये क्या है, ऐसा ले लेते हैं, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेसर देन 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 360 डिग्री एंगल कहां से आया? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड जो भी एंगल होता है वही होता है 360 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड जो भी एंगल होगा, दिस एंगल विल बी 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? अब 360 डिग्री अगर हम लोग कंप्लीट एंगल इसको बोला जाता है, इसका नाम है कंप्लीट एंगल। अरे अब यहां पे ये देखो, ये 0 डिग्री नहीं है, इसमें और 0 डिग्री में फर्क है। ठीक है, क्योंकि ये येलो लाइन इज द बेस लाइन, व्हाइट लाइन इज द एंगल डिटर्मिनेशन लाइन, तो ये व्हाइट लाइन इसके ऊपर जस्ट रेस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये 0 डिग्री, अभी जर्नी शुरू नहीं किया, धीरे धीरे ये आके नीचे, अब ये ऐसे हो चुका है, अब इसने मतलब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर दिया है। नाउ दिस इज 360 डिग्री का मेजरमेंट, तो इसका नाम होगा कंप्लीट एंगल। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब क्योंकि हम लोग एंगल समझ चुके हैं, तो धीरे धीरे और एक दो टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल यूजुअली तो एकदम कोर ज्योमेट्री का टर्म है, बट कभी कभार ऐसा हो भी सकता है कि मान लो एक पैरेललोग्राम है, ऐसा दे दिया आपको क्वेश्चन, मोस्टली मीन्स में ही रहेगा, एक पैरेललोग्राम है, उसके साथ और एक छोटा सा पैरेललोग्राम जुड़ा हुआ है, इसका ये वाला एंगल इसका दूसरे वाले एंगल के साथ मिला के कुछ एक सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, या सप्लीमेंट्री एंगल से 30 ज्यादा है, ठीक है, या इतना कम है। तो अगर टर्मिनोलॉजीज को डायरेक्टली यूज तो नहीं कर सकते वो लोग मोस्टली बैंकिंग के एग्जाम में, क्योंकि ज्योमेट्री का टर्मिनोलॉजीज है, इनडायरेक्टली अगर कभी यूज करते भी है तो हमको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है और कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स वैसे एंगल्स हैं कि जिनका समेशन 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वैसे एंगल्स हैं जिनका समेशन 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये दोनों जस्ट एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इसका स्पेलिंग बताओ तो क्या होगा कंप्लीमेंट्री का? PL E की आई, आई किस में होगा फिर? चलो ये तो सही बोला, वो कंप्लीमेंट हो जाएगा ना सर, किसी को कंप्लीमेंट करना। जो तुम फेसबुक पे करते हो। मेरे पास विकल्प नहीं है सर, मैं आपके दिल में रहता हूँ। मोबाइल में नहीं है, लैपटॉप पे तो होगा। नहीं अच्छा,
ज्यादा मत उसको नाम बता दूंगा। कंप्लीमेंट्री एंगल, ओके। सो कंप्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल्स, ठीक है, कि अरे नाइन्टी डिग्री होगा और ये सप्लीमेंट्री हो गया। एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। चलो ठीक है, ये जस्ट एक बेसिक नॉलेज था, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट वैसा नहीं है, ठीक है। तो कभी अगर रेफरेंस में कभी पूछ लिया गया, अच्छा अब क्योंकि हम लोग को लाइन का पता चल गया है, मैं पूरा ऑर्डर में मूव कर रहा हूँ, पॉइंट पॉइंट से बना लाइन, लाइन से बना दो लाइन मिलके एंगल। अब आएगा कि देखो एंगल्स जो है ये सब ओपन फिगर्स है, क्लोज तो नहीं हुआ है ना, ये सारा ओपन फिगर है। जैसे ही इसमें मैं और एक लाइन जोड़ दूंगा ये क्लोज बन जाएगा। अभी तक हमने डील किया सारा एंगल से जो कि ओपन फिगर्स था। क्लोज्ड फिगर्स बनाने के लिए हमको क्या चाहिए कि जैसे ये एक एंगल बनाया मैंने, ठीक है, मैं एंगल की तरह ही दिखा रहा हूं इसको, यहां पे और एक एंगल बनाया मैंने, ये एक एंगल जैसा बन गया, और इस वाले से मैंने ये क्लोज कर दिया, तो ये शेप ऐसा कुछ हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ट्राइटेंगल ट्रायंगल जैसा लग रहा है, ठीक है, जिन लोग तुमको पता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बाद में समझाऊंगा, समझ लो कि ट्रायंगल जैसा लग रहा है, जैसा क्या ट्रायंगल ही है। तो ट्रायंगल इज दैट बेयर मिनिमम पॉलीगन या क्लोज्ड फिगर जिससे हमारा इस चैप्टर का शुरुआत होता है, ठीक है। क्योंकि मेंसुरेशन में हम लोग तो क्लोज्ड फिगर्स ही पढ़ते हैं ना, क्लोज्ड फिगर्स ही देखते हैं, सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, किसका निकालेंगे? ओपन फिगर का होता है क्या? ये सब नहीं होता है, क्लोज फिगर का होता है। और किसी भी फिगर को क्लोज बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज व्हाट? 3 लाइंस, 3 साइड्स होना ही चाहिए, 3 लाइंस होना ही चाहिए, बिना 3 लाइन के आप नहीं बना सकते, उससे कम में, उससे 4 का होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल बहुत टाइप का होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब 4, लेटरल यानी दिस इज द रूट वर्ड फॉर साइड्स, यानी 4 साइडों वाला फिगर। अब 4 साइडों वाला फिगर क्या है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, काइट है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, बहुत सारा कुछ है, ठीक है। तो क्लास बाय क्लास हम लोग धीरे धीरे जाते रहेंगे, ठीक है। तो मिनिमम मिनिमम 3 लाइंस का जरूरत है, ठीक है। और मिनिमम 3 लाइन से जो फिगर बनता है उस फिगर का नाम क्या है? ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब तो एंगल पता ही है, तो 3 एंगल जिसमें होता है। अब ट्राइंगल में भी बहुत सारा वेराइटी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी ट्राइंगल से शुरुआत करेंगे, ट्राइंगल को समझेंगे। तो ट्राइंगल का जो क्लासिफिकेशन है, ट्राइंगल का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत तरीके से किया जा सकता है। एक तो है कि साइड्स के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग कि अगर अलग अलग साइड है तो क्या है वो? स्केलिन ट्राइंगल। अगर 2 साइड सिमिलर है तो आइसोसेलेस, 3 साइड सिमिलर है तो इक्विलेटरल। उसका सारा फॉर्मूला एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक ट्राइंगल देख लेते हैं। तो शेप यहां से ही ले लेता हूं मैं, इतना टेंशन क्यों लेना है, थोड़ा इसको मोटा कर देता हूं। अच्छा ये इक्विलेटरल जैसे ही बनता है क्या? चलो छोड़ो,
नहीं इक्विलेटरल नहीं बनेगा ना, अब नहीं बनेगा, बट आइसोसेलेस तो बन ही जाता है। मुझे स्केलिन बनाना था एक्चुअली, चलो कोई नहीं, इसको हटा देते हैं। एनीवेज, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल, क्योंकि मुझे स्केलिन से ही आपको मेन चीज समझाना था, ठीक है। अच्छा, तो ट्राइंगल का बेसिक कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, वो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जैसे है, ये हो गया अपना साइड ए, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। एक और चीज मैं बता देता हूं कि जो शेप्स है ना, शेप का जो नेमिंग्स होता है ना, ये नेमिंग भी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये सब तो रैंडम चीज है ना, जैसे हम लोग स्क्वायर बनाते हैं तो हम लोग ऐसे ही एबीसीडी लिख देते हैं, ठीक है, बट शेप्स एंटी क्लॉकवाइज में लिखना चाहिए, मतलब यूजुअली, ठीक है। अच्छा, और ट्राइंगल में भी जो शेप्स का आप जब नेमिंग करोगे ना, जैसे इसका नेमिंग होना चाहिए, ये साइड होना चाहिए स्मॉल ए, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट या वर्टेक्स ए के ऑपोजिट में है। इसका नेमिंग होता है बी, क्योंकि ये वर्टेक्स बी के ऑपोजिट है। इसका नेमिंग होता है सी। तो इतना जरूरी तो नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ चलो अभी सीख रहे हैं तो थोड़ा ढंग से देखते हैं। तो ट्राइंगल में एक बेसिक जो एक दो चीज है, ये तो बताइए कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ज्यादा मैं प्रॉपर्टीज में नहीं जाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स का कंसेप्ट आ जाएगा, जैसे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल में भी, ठीक है, तो वो एकदम ज्योमेट्री की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा। अच्छा, अब साइड्स में कुछ कुछ प्रॉपर्टी है कि एक ट्राइंगल तभी बन पाता है जब इसका दो साइड का सम ग्रेटर देन द अदर साइड होता है, ठीक है, मतलब a प्लस बी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन सी होगा, या जो b प्लस सी है वो हमेशा ग्रेटर देन a होगा, या फिर और क्या बच गया, c प्लस a जो है वो हमेशा ग्रेटर देन b होगा। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ जो साइड्स होता है वो लेसर देन द थर्ड साइड होता है, ठीक है। जैसे a और b का जो डिफरेंस है, अब मैं यहाँ पे डिफरेंस लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं कि बड़ा कौन सा होगा, दिस इज द सिंबल फॉर डिफरेंस, ठीक है, नॉट माइनस। तो ये लेसर होगा तीसरे वाले से, b और c का जो डिफरेंस होगा वो a से छोटा होगा, और c और a का जो डिफरेंस होगा वो b से छोटा होगा। तो ये बहुत बेसिक एक रूल है, प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का, किसी भी रैंडम ट्राइंगल का, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं मेनली ट्राइंगल का डिस्कशन। ये तो मैंने जस्ट जनरल एक ट्राइंगल बता दिया आपको क्या है, ठीक है, ओके। तो अब ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले वी आर गोना सी स्केलिन ट्राइंगल। तो ये हो गया, चलो हम लोग का स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल वैसा ट्राइंगल होता है जिसमें क्या होता है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो नो इक्वल साइड। स्केलिन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसका क्या है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब यहां पे a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। अब यूजुअली ट्राइंगल का जो एरिया है, ठीक है, एरिया या पेरीमीटर जो भी, मतलब एरिया ही जो है उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, दैट बेसिक फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये सुना है? अच्छा, बिफोर वी जंप इनटू दिस डिस्कशन, पहले ये समझ लो कि पेरीमीटर होता क्या है, ठीक है, एंड एरिया क्या होता है, ठीक है। ये मुझे पहले बताना चाहिए था थोड़ा देर पहले, क्योंकि हमने डिस्कशन शुरू किया था, तो चलो बता देता हूं। एक पेज ले लेता हूं मैं यहाँ पे,
क्योंकि हमने क्लोज्ड फिगर्स यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था, तो यहाँ पे हमको, अच्छा, तो यहां तक हमने क्लोज्ड फिगर्स खत्म कर दिया था। अब हम लोग क्लोज्ड फिगर्स में घुसने वाले हैं इसके डिस्कशन में। तो उससे पहले 2D में दो ही चीज होता है, 2D में दो ही चीज होता है। ये दो पैरामीटर्स हमको कैलकुलेट करना होगा। एक हो गया पेरीमीटर और एक हो गया एरिया। ओके, पेरीमीटर इज बेसिकली, जैसे ये अगर सर्कल है, ये अगर ट्रायंगल है, ये अगर स्क्वायर है, पेरीमीटर इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। ठीक है, आप अगर एक थ्रेड लेके इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे करके मेजर करोगे और फिर स्केल से उसको मेजर कर लोगे, या फिर आप कोई मेजरिंग टेप लेके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मेजर करोगे, तो इसको बोला जाता है पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर इज बेसिकली व्हाट, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इसीलिए मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री है तो पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसा। स्क्वायर में नहीं होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का। और सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। वो हम लोग 3D में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक लीनियर पैरामीटर है, लीनियर पैरामीटर है। ठीक है, ये मतलब सिंगल डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सिंगल डायमेंशन पे आप मतलब पूरा इसको मेजर करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। मतलब ऐसे तो 2D में ही मेजर होगा, ठीक है, बट हम लोग पूरा एक कंटिन्यूएशन में इसको मेजर करते रहेंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, बट एरिया क्या है, अब अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूं, ठीक है, या फिर मैं अगर कोई रेक्टेंगल बनाता हूं मान लो, तो ये होगा क्या कि इसके अंदर जितना भी जगह है, द स्पेस ऑक्युपाइड इनसाइड अ 2D शेप इज कॉल्ड एज व्हाट, एरिया। इसके अंदर जितना भी जगह है उसको हम लोग एरिया बोलेंगे। अब अलग अलग शेप्स का अलग अलग फॉर्मूला होगा एरिया निकालने का। तो सिंपल सा बात है कि मेजरमेंट ऑफ स्पेस इनसाइड, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एरिया। बट ये चीज 3D के साथ कनेक्ट कर मत कर लेना। 3D में मेजरमेंट ऑफ स्पेस इनसाइड, वहां पे स्पेस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी रहता है। तो मेजरमेंट ऑफ स्पेस इनसाइड वो हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेस इनसाइड वन सरफेस वो हो जाएगा एरिया। इसीलिए उसको वहां पे सरफेस एरिया बोला जाता है। इसीलिए वहां पे टोटल सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, अच्छा, पेरीमीटर का और एक नाम भी है। ठीक है, अब जो शेप लाइंस, स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, उनके लिए मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, पेरीमीटर। और जो शेप कर्व लाइन से बने हुए हैं, उनका मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, सर्कमफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया। सो ये दोनों पैरामीटर्स मेंसुरेशन 2D में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं रहता, छोटा मोटा चीज रहेगा, डायगोनल वगैरह रहेगा, हाइट वगैरह रहेगा कभी कभार। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ स्केल इन ट्रायंगल। अब अगर मुझे कोई बोलता है कि ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो मैं ऐसे निकाल लूंगा कि यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ करूंगा, जो कि ऑब्वियसली 90 डिग्री में होना ही पड़ेगा ये हाइट। ठीक है, राइट एंगल के शेप में होना पड़ेगा ये वाला हाइट। हाइट तो राइट एंगल ही होता है ना। अगर मेरा कोई हाइट मेजर करेगा तो मैं ऐसा खड़ा रहूंगा, वो इंसान मेजर करेगा ही नहीं, बोलेगा आप सीधा खड़ा रहो। तो सीधा खड़ा होने का मतलब क्या है कि ग्राउंड से एकदम वर्टिकल, एकदम 90 डिग्री में ऐसा खड़ा रहना पड़ेगा, तभी वो इंसान मेरा हाइट मेजर करने को मानेगा। राइट, तो दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया जो होगा,
ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बहुत पॉपुलर, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, बचपन से हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं। ठीक है, हर ट्रायंगल में आपको ये अवेलेबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अवेलेबल है तो इससे जनरलाइज्ड और इससे सिंपलेस्ट फॉर्मूला ही नहीं हो सकता। ठीक है, बट ये अवेलेबल नहीं रहता, वही बात है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हम लोग कौन सा बेस लेंगे, इसको मैं H1 कर देता हूं। यहां पे हम लोग लेंगे हाफ इंटू ए इंटू H1, ऐसा होगा। तब तो बात यह है कि मैं अगर ये बेस लेके कर रहा हूं तब ये वाला हाइट मेरे काम का है, क्योंकि मैं 90 डिग्री मान के चल रहा हूं। अब यहां पे मैं अगर बी लगा दूं तो बी के साथ ये वाला हाइट 90 डिग्री है क्या? नहीं है ना, बी के साथ तो इस हाइट का ये वाला एंगल है, ये एंगल हो गया ना। ठीक है, तो तब मुझे दूसरा हाइट लेना पड़ेगा ऐसा करके। ठीक है, तो ये फिर अलग अलग होगा, आप ऐसा मान के चल सकते हो, हाफ इंटू बी इंटू H2 या फिर हाफ इंटू सी इंटू H3। तो जैसे जैसे आप बेस चेंज करते रहोगे वैसे वैसे आपको क्या चेंज करते रहना पड़ेगा? ठीक है, हाइट चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब सारा हाइट जहां पे ऑल्टीट्यूड जहां पे मीट करता है उसका भी नाम है, मिड पॉइंट है उसका नाम, ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब तो फिर पूरा कोड ज्योमेट्री में चला गया ना। मीडियंस, जो मीडियन होगा साइड को जो डिवाइड करता है, तीन साइड का मीडियन मीट करेगा सेंट्रॉइड होगा, तीन साइड का ऑल्टीट्यूड मीट करेगा, आई मीन तीन वर्टेक्स का ऑल्टीट्यूड मीट करेगा, ऑर्थोसेंटर होगा। एंगल बाइसेक्टर मीट करेगा। ठीक है, ऑर्थोसेंटर प्रोबेबली उसका हो गया, ऑर्थोसेंटर हाइट का हो गया, सॉरी, सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हो जाएगा। ठीक है, इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा कोर ज्योमेट्री चला जाता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, अब बात है कि एरिया ये अवेलेबल रहा तो इससे तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये अवेलेबल नहीं है तो फिर हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? तो फिर हम लोग एरिया ऐसे निकालेंगे, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये शायद तुम अभी एक दो दिन में तुमने पढ़ाया ही होगा अपने स्टूडेंट को। कौन सा फॉर्मूला है, क्या नाम है? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इसमें S क्या है? तुम्हारा सर। तो स्टूडेंट को क्या पढ़ाया भाई, पास करेगा वो? ठीक है, अच्छा, तो S क्या है? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब बात यह है कि इससे पहले मुझे तुमको पेरीमीटर समझाना चाहिए था, तो मैंने पेरीमीटर नहीं बताया, मुझे लगा कि मैं बाद में बता दूंगा, बट एनीवेज चलो इसको यहाँ पे रहने दो, पेरीमीटर हम लोग ऊपर समझ लेंगे। ओके, तो ट्राइंगल का जनरलाइज्ड एरिया का फॉर्मूला क्या है? एकदम जनरल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये अवेलेबल है तो है, नहीं है तो वी हैव टू गो फॉर एनी ऑफ द एनी स्पेशल फॉर्मूला। अब ये जो है ये भी वन ऑफ द जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। ये दोनों एक्चुअली जनरल फॉर्मूला है, ये किसी स्पेसिफिक ट्राइंगल के लिए है नहीं, क्योंकि ये जो ट्राइंगल मैंने पीछे बनाया है ये ट्राइंगल एक खुद ही जनरल ट्राइंगल है। जनरल ट्राइंगल का मतलब क्या है? वो ट्राइंगल जिसमें कुछ स्पेशलाइजेशन या जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं डाला हुआ है। अब अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या है, सारा साइड इक्वल होगा, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर हो गया ना ट्राइंगल का। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, जिसका दो साइड इक्वल होगा, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, उसमें 90 डिग्री होना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो नाउ दीज आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स जो इन ट्राइंगल्स में है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर है क्या कि ऐसा होना ही पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलो, नो इक्वल साइड मैंने पकड़ा हुआ है, इसलिए इसको मैंने क्या ले लिया, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, ओके, तो हाफ बेस इनटू हाइट इज वन ऑफ द जनरलाइज्ड फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला ये भी एक जनरलाइज्ड फार्मूला, ये भी आप किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हो अगर उस ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है तो। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला ये मैं नाम लिख देता हूं,
तो हीरोन्स फॉर्मूला होगा रूट ओवर ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और s क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड को जोड़ना है और डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो ये फॉर्मूला कब काम में आएगा, जब मेरे पास हाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, हाइट वगैरह कुछ नहीं है, बस 3 साइड दिया हुआ है मेरे पास। मैं अगर तुमको एक ट्राइंगल देता हूं जिसका साइड 10 12 13 है, ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसका साइड 10 12 13 है, तो एरिया निकालो। तो इससे तो नहीं निकाल पाओगे क्योंकि हाइट नहीं है आपके पास, किससे निकालना पड़ेगा, इससे, ठीक है। ओके, चलो अब देखते हैं। ये तो था #2 क्योंकि ये एरिया है। #1 क्या है, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, जो कि क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री है तो मेजर करो, यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक b, यहां से यहां तक c, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो दिस इज द पेरीमीटर। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था स्केल एंड ट्राइंगल, एकदम जनरलाइज ट्राइंगल। अब धीरे धीरे हम लोग स्पेशल ट्राइंगल्स में जाना शुरू करेंगे। चलो, क्या आएगा यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम तो आता है ना, क्या है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। मैं बता भी दूंगा बीच में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। चलो एक शेप ले लेते हैं। हाँ, अब लग रहा है ये पूरा now this is simply looking like a isosceles triangle जिसका दो साइड इक्वल है। तो साइड जो इक्वल होता है उसको हम लोग कैसे मार्क करते हैं, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये दोनों है इक्वल साइड। नाउ दीज टू मार्किंग्स आर मार्किंग्स ऑफ इक्वलिटी, ये दोनों साइड इक्वल है और ये वाला साइड अनइक्वल है, ये अलग है। ओके, तो ये भी फीचर है, देखो, हाँ ये भी एक बात है। मैं ये सब लिख नहीं रहा हूं हर चीज, कि अगर तीनों साइड अलग अलग है तो तीनों एंगल भी अलग अलग होगा, ठीक है। तीनों साइड अलग अलग है तो तीनों एंगल भी अलग अलग होगा, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे मैंने बता दिया। इसमें कितना साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो फिर इसमें दो एंगल इक्वल होगा। उसमें क्या था, कोई भी साइड इक्वल नहीं था तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं था। इसमें दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होगा। तो कौन सा दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल्स यहां पे इक्वल होगा क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड, मतलब इसका ऑपोजिट का एंगल और इसका ऑपोजिट का एंगल, ये दोनों इक्वल होगा। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये वाला है A, तो ये भी A होगा और ये क्या होगा। अब यहाँ पे तो हमको ऑपोजिट मानना है, तो एक काम करते हैं, A के ऑपोजिट में A मान लेते हैं और B के ऑपोजिट में B होगा, तो ये भी B ही होगा, ठीक है, या फिर CC आप बोल सकते हो। ओके, अच्छा, अब बात यह है कि इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, या इसका, चलो इसका पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं, पेरीमीटर तो इजी होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, ट्वाइस ए, सॉरी, ट्वाइस बी प्लस है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ साइड, ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, ठीक है। तो ट्वाइस बी प्लस ए, ये हो गया। नाउ कमिंग टू इसका एरिया क्या होगा, आप दो फॉर्मूला का यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हो। एक तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर लो या फिर आप ये वाला यूज कर लो। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत लोड तो लेना ही पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा,
ठीक है, उसको रूट के अंदर डालना पड़ेगा, माइनस वगैरह करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अलजेब्रा काम में आएगा यहाँ पे। इसमें भी आपको बेस तो है, यहाँ पे क्या चाहिए एक्स्ट्रा, आपको हाइट चाहिए होगा, हाइट निकालना पड़ेगा। अब उस चीज के लिए हम लोगों को पहले थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। अब पाइथागोरस थ्योरम वो थ्योरम है, वो एक मैथमेटिशियंस थे, वो थ्योरम है जो कि यूजुअली क्या मतलब होता ही है, जो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता ही है। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने ये देखा है कि ये वाला तो हमेशा 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों क्या होता है हमको नहीं पता, बट ये दोनों मिलके भी 90 होना पड़ेगा। तो ये दोनों मिलके 90 और ये अकेले 90, तो 90 90 180 डिग्री तो होगा ही। तो मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले साइड्स कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के ऑपोजिट में स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट में स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट में स्मॉल सी। ठीक है, यूजुअली इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, बट ये नेमिंग ट्रिगोनोमेट्री में जाके चेंज हो जाता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर और बेस डिटरमाइन करना पड़ता है। अभी के लिए मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि हम लोग ए को बोलेंगे बेस, ठीक है, सी को बोलेंगे परपेंडिकुलर, और हम लोग बी को बोलेंगे हाइपोटेनस। एंड ये आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे लंबा साइड कौन सा है भाई? एसी यानी स्मॉल बी यानी हाइपोटेनस। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज होता है कि बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब देखो, आपको लग रहा है कि ये थ्योरम बहुत कॉमन है, बहुत मतलब ऑन द गो है, कोई भी नंबर बैठाऊंगा तो इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी नंबर यहाँ पे और यहाँ पे यूनिक इंटीजर बैठाना पड़ेगा, यूनिक इंटीजर्स बैठाओगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। नेचुरल नंबर्स एक सबसे कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, क्योंकि 3 नंबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ट्रिपलेट बोलेंगे। तो एक कॉमन जो ट्रिपलेट है वो है 3 4 5। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 और 16 25, एंड 5 स्क्वायर इज 65 25। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में या फिर जब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में जाएंगे तब मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का कुछ कुछ लिस्ट दे दूंगा, या कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मुझे ये एरिया निकालना है इसका, तो मैं ऐसा करूंगा कि हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब हाइट का तो मुझे पता नहीं है भाई, ठीक है, ये तो 90 डिग्री होगा, ये h है, तो मैं हाइट कैसे निकालूंगा? तो व्हाट वी आर गोना डू, मान लो ये वाला पॉइंट D है, तो हम लोग इस ट्राइंगल को टारगेट करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी। ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है? ये नहीं लग रहा है? ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला ट्राइंगल भी तो राइट एंगल है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना मैंने, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप हाइट ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, तो वो हाइट इन इन दोनों को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये क्या बन जाएगा, a/2, ये क्या बन जाएगा, a/2। ठीक है, तो चलो अब इस ट्राइंगल को लेके हम लोग करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी, एकदम बचपन का याद आ जाएगा, ऐसे हम लोग प्रूफ कर देते हैं। इन ट्राइंगल दिस इज इक्वल टू दिस, कॉन्ग्रुएंसी निकालते थे, सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ये सब क्लास 9 10 में होता है। ओके, एनीवेज, ट्राइंगल ए बी डी में, ठीक है,
यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या लगाओगे, ये है हाइपोटेनस, तो बी का स्क्वायर या फिर ए बी का स्क्वायर, ऐसा मान लो, पहले नेमिंग से ही लिख लो तुम लोग, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब कौन सा क्या है लिख लेते हैं, ये है बी, बी डी है ए बाई टू, और ये है एच। हो गया, तो एच निकाल दो, क्या होगा, माइनस कर लो, बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू एच स्क्वायर। रूट ओवर आ जाएगा इसके ऊपर, ये तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, बट ये 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि नीचे 4 था, नीचे तो 4 था ना, तो अगर मैं पूरा रूट लगाऊं तो 4 रूट से बाहर आके नीचे क्या आएगा, 2। ठीक है, समझ में तो है ना, मैंने एक स्टेप नहीं लिखा बीच में कि रूट ओवर ऑफ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो डिवाइडेड बाई 4 जो है वो भी रूट के अंदर ही आएगा, बट रूट से बाहर होके वो ये हो जाएगा। अब ये बन गया हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ द व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमको अगर इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू ए इंटू रूट ओवर ऑफ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है देखने में। अब मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप डायरेक्ट ये याद कर लो कि 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो याद करो, बट साथ में ये भी तो याद करो भाई कि b है क्या। उन लोगों ने एग्जाम में यहां ये वाला b दे दिया और ये वाला ए दे दिया, तो सिर्फ रट्टा लगाओगे तो फंस जाओगे। तो देख देख के डायग्राम के साथ मिला के देख के रट्टा लगाओ, या फिर ऐसा रट्टा लगाओ कि 4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस अनइक्वल साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तब कभी भी गलती नहीं होगा। अब आपको इक्वल साइड में एक्स वाई दे, पी क्यू दे, 10 दे दे, 20 दे दे, कुछ भी दे दे, हमको पता है 4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस अनइक्वल साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और बाकी तो ये है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या था यहां पे, ये वाला, इसलिए मैंने ये हाइट लिया। अब ये बेस होता तो मैं ये वाला हाइट लेता, ठीक है। उसको तो एल्टीट्यूड बोलते हैं ना, जो ए डी, ए बी ए बी, ए बी को एल्टीट्यूड क्यों बोलेंगे, एल्टीट्यूड यानी हाइट। ऑल्दो दोनों में थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, बट अभी ट्रायंगल के लिए आप मान के चलो एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, ठीक है। साइड क्यों होगा एल्टीट्यूड कभी भी, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो ए बी है ना, ये साइड ऑफ द ट्रायंगल भी है, ये ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल भी है। मतलब दुनिया का एक लौता ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जो हाइट है वो उसके बॉडी का एक पार्ट है, बट बाकी ट्रायंगल का जो हाइट है वो बॉडी का पार्ट है क्या, ये एक्सटर्नली ड्रॉन है, ये अलग से ड्रॉ किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी हम लोग जाएंगे, ये पेन ड्राइव हटा देता हूं, कितना हुआ टाइम, 8:30। चलो 1 घंटा ही हुआ ना। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आई गेस यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को, इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। पूरा लग रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। यहां पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे हाइट,
ये है ए, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ऑल हाइट्स आर इक्वल। अब ये वाला हाइट ले लो, ये वाला हाइट ले लो, हर तरफ से सेम होगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या चीज, पेरीमीटर यानी मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। तो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए, तो पेरीमीटर हो जाएगा 3a। कमिंग टू एरिया, एरिया अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पे देख लो, इस पॉइंट को हम लोग डी मान लेंगे, ये सिंपली हो जाएगा a/2, ये भी सिंपली हो जाएगा a/2। अब जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी था कि जो हाइट ड्रॉ किया जाता है ऑपोजिट वर्टेक्स से अनइक्वल साइड पे, वो दोनों इस साइड अनइक्वल साइड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये हो रहा है तो क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल में नहीं होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो इवन हर तरफ से होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ऐसा करोगे तो ये दोनों इक्वल होगा। आइसोसेलेस में लेकिन ये नहीं होता, बस एक में हो रहा है ये। ठीक है, आइसोसेलेस में ऐसा करोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, लेकिन ऐसा करोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, लेकिन बस इस वर्टेक्स से होगा। कौन से वर्टेक्स से? द वर्टेक्स विच इज ऑपोजिट टू द अनइक्वल साइड। चलो, अब इसमें अगेन हम लोग क्या देखने वाले हैं, इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ये वाला जो ट्रायंगल है ये कैसा दिख रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर। तो यानी यहां पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, कहां गया, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ओके, तो ए बी क्या है, ए स्क्वायर है, बी डी क्या है, a/2 का होल स्क्वायर है, और ए डी क्या है, हाइट है। तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, a²/4 इज इक्वल टू, ये करो कितना होगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4a² माइनस a², 3a²/4। वो तो बाद में होगा, रूट नहीं लिया ना अभी तक अभी मैं बोल रहा हूं क्या होगा, 4a² माइनस a², 3a² डिवाइडेड बाई 4 आएगा। तो 3a² डिवाइडेड बाई 4 जब आएगा, यहां पे आ जाएगा, ये पे लिख देता हूं, बहुत लोग नहीं समझेंगे नहीं तो। 3a² 4/4 जब आ जाएगा, इसको हम लोग रूट ले लेंगे, तो हाइट कितना आ जाएगा, √3a/2। ए का स्क्वायर गया, ए आ गया, 4 का स्क्वायर गया, आई मीन 2 आ गया, और 3 तो रूट के अंदर रहेगा, 3 तो रूट से निकलेगा नहीं, तो √3 आ गया। अब इसका हाइट का जब हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला, आई मीन एरिया का, हाफ इंटू बेस क्या है भाई, ए है, ठीक है, बेस ए है, इंटू हाइट क्या है, √3a/2। तो ये क्या होगा, √3/4 a²। ये होता है आइसोसेलेस, आई मीन इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब बैंकिंग, एसएससी से लेकर के एडीआरई से लेकर के हर एग्जाम में इक्विलैटरल ट्रायंगल पूछता ही है, मतलब कॉमन है बहुत, ठीक है। और डायरेक्ट नहीं पूछेगा ना, एक्चुअली क्या है ना, आजकल लास्ट 2-3 साल से ये शुरू हुआ है, बीट इन प्रीलिम्स और मेंस, मेंसुरेशन का क्वेश्चन मतलब मिक्सचर ऑफ बहुत सारा शेप्स पूछ रहा है। क्योंकि देखो मैथ्स में तो प्रीलिम्स में आता है 35 क्वेश्चन ही,
ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम अगर मैं मिला के देखूं, या तो 25 क्वेश्चन आता है किसी एग्जाम में, या तो 30 आता है, या 35 आता है। 35 क्वेश्चन में कितना कवर कर लेगा एग्जामिनर? टॉपिक्स बहुत है ना। अगर मैं मैथ्स का एक एक टॉपिक को काउंट करके चलूं तो 15 के आसपास टॉपिक है। परसेंटेज में कितना तरीके का क्वेश्चन है, कंजम्पशन प्राइस रिलेटेड क्वेश्चन है, वोटिंग इलेक्शन लेके क्वेश्चन है, ठीक है, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर सैलरी डिवाइड होता है ना, अपने बच्चे को इतना दे दिया, बीवी को इतना दे दिया, ये सब से रेशियो में बहुत तरीके का क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अभी तक तो मेन मैंने बोला ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पेंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, वो कॉम्बिनेशन, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो बहुत वाइड स्प्रेड सिलेबस है मैथ्स का। अब आते हैं मेंसुरेशन चैप्टर, जो मैंने नाम ही नहीं लिया। मेंसुरेशन में 2D 3D, नॉट ओनली दिस, 2D में बहुत सारा शेप्स है, 3D में बहुत सारा शेप्स है। तो सारा क्वेश्चंस क्या पूछ पाएगा क्या एग्जामिनर? अगर एक स्टूडेंट का पूरा ओवरऑल नॉलेज चेक करना है, तो इज इट पॉसिबल कि एक प्रीलिम्स के जरिए वो चेक कर ले 35 क्वेश्चंस में, एक स्टूडेंट का पूरा ओवरऑल नॉलेज चेक कर ले? नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो 10-12 क्वेश्चन तो स्पीड मैथ्स का ही रह जाता है। 10-12 क्या, उससे ज्यादा। अगर मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर अगर मिला दो, कोई ना कोई एक आएगा, क्वाड्रेटिक हटा दो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हटा दो, तो एरिथमेटिक का आता ही है कितना क्वेश्चन? 10 से 15, दूसरा किसी एग्जाम में 15 आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें चैप्टर ही 15 है, क्वेश्चन भी 15 आ रहा है, या चैप्टर 12 है, क्वेश्चन भी 12 आ रहा है, तो हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। इसीलिए उन्होंने आजकल क्या शुरू कर दिया है, मिक्सचर ऑफ शेप्स, मेनली मेंसुरेशन में। वो लोग ऐसा करते हैं कि तुम्हारे पास एक वायर है, एक तार है, ठीक है, तार का लेंथ दिया हुआ है, उस तार से तार को बेंड करके तुमने एक क्या बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, उसका एरिया बताओ। या फिर इसी तार को बेंड करके तुम एक सर्कल बना रहे हो, उसका सरकमफरेंस इतना दिया हुआ है, तो उसका आप एरिया निकालो। तो इसमें क्या है, आपको सर्कल का पता होना चाहिए फॉर्मूला, स्क्वायर का पता होना चाहिए, या फिर तार क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, उसमें अगर कुछ पूछ लिया गया है, ठीक है। वो तो वैसे 2D वर्सेस 3D में तो ऐसा नहीं पूछेगा, ठीक है, बट फिर भी उसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस आता है आजकल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखो, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो, तो ट्रायंगल का हम लोग का ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत यहाँ पे खत्म होता है। फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, चलो राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ पे नहीं देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखो, हमने जो देखा है ना यहाँ पे, निकलिया कैसे? चलो निकलो, इधर से निकलो, उधर से, उधर से, उधर से। कहाँ है? अच्छा रुको रुको, ओके। तो ये जो हमने देखा है कि स्केलिन ट्रायंगल एंड देन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाउ दीज ट्रायंगल्स आर, मतलब ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड्स था, कि नो इक्वल साइड्स, इसमें क्या था, 2 इक्वल साइड्स, ठीक है। मैं लिखना है तो मैं लिख देता हूं, इसमें रहता है 3 इक्वल साइड्स, ठीक है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो बेस्ड ऑन एंगल्स देखने वाले हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल्स। तो बेस्ड ऑन एंगल्स में यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार, नहीं तो सब लोग सोचेंगे फिर से 1 से कैसे शुरू हो रहा है,
ये था बेस्ड ऑन साइड्स, और ये वाला है बेस्ड ऑन एंगल्स। अब इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं होने वाला है क्योंकि मतलब मेन जो डिस्कशन है वो हमने कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले आएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड, ये एंगल का फॉर्मूला है। तो एक्यूट एंगल्ड यानी एक्यूट एंगल जिस ट्रायंगल में यूज हुआ है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज समथिंग लाइक दिस। तो इसमें एक्यूट एंगल है, सारे के सारे एक्यूट एंगल है, कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल या दूसरा कोई राइट एंगल वगैरह नहीं है, ठीक है। एक्यूट एंगल यानी 0 से 90 के बीच में। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इस तरीके के ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा बात है, ये एच हो गया, ये कुछ भी एक एक्स ले लो, ये बेस हो गया। तो हम लोग सिंपली इसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। या फिर ये वाला हाइट भी ले सकते हो आप, ये वाला हाइट भी ले सकते हो, तब आपको बेस चेंज करके लेना पड़ेगा। ये सब तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आप लोग को। नेक्स्ट आता है राइट एंगल ट्रायंगल। मैं पूरा एंगल के एक ऑर्डर में जा रहा हूं। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें एक्यूट एंगल होगा 0 से 90 के बीच में, शार्प 90 डिग्री होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस H मान लो, इसको हम लोग बोलेंगे बेस B मान लो, और इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर P, ठीक है। यहां पे मैंने रिलेशन तो आपको बता ही दिया है कि पाइथागोरस थ्योरम होगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं उस साइड लिख देता हूं, तो मुझे और भी बहुत सारा चीज बताना है इसका। ओके, तो ये तो हो गया। चलो नेक्स्ट, इसका अगर मुझे एरिया लिखना है तो इसका एरिया क्या होगा? इसका भी एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, अब देखो इसका बेस तो b है। अब पहले हम लोग हर एक ट्रायंगल के लिए हाइट लेके टेंशन ले रहे थे कि ये हाइट क्या होगा। हाइट हम लोग डिराइव कर रहे थे, निकाल रहे थे आइसोसेलेस ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या खूबी है कि इसका जो ये वाला साइड है ना, ये वाला साइड ही इसका हाइट है, ठीक है। तो इसका हाइट क्या होगा? ये वाला p हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सिंपल। तो इसका हाइट का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, हाइट डिराइव नहीं करना पड़ता है। इसका बॉडी का एक साइड ही इसका हाइट हो जाता है, राइट। समझ में आया? हाइट h मत मान लेना कि h फॉर हाइट, ऐसा मत मान लेना, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। अच्छा, अब जो मैं बोल रहा था कि आई विल गिव यू गाइस सम ट्रिपलेट्स, तो वो ट्रिपलेट्स कैसे कैसे हो सकता है ना, कि सबसे कॉमन ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। आप यहाँ पे बैठाओगे p, सॉरी, p के जगह पे 3, b के जगह पे 4, h के जगह में 5, चलेगा। इसी का डबल कर दो 6, 8, 10, इसी का आप ट्रिपल कर दो 9, 12, 15, ठीक है। तो इधर क्या किया गया है? इसका डबल किया गया है। इधर क्या किया गया है? इसका ट्रिपल किया गया है। ऐसे करके आप बहुत सारा निकाल सकते हो, ठीक है। और भी है, जैसे 7, 24, 25 है, ठीक है।
फिर 5, 12, 13 है। एंड देयर आर मेनी मोर ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू आल्सो फाइंड आउट पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वो हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक आपको अच्छा, तो एक सिंपल ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास कोई ऑड नंबर है, जैसे मान लो 3 है, 3 ऑड नंबर है, आपको 2 स्टेप करना है। एक बार स्क्वायर करना है, एक बार डिवाइडेड बाय 2, एक बार स्क्वायर, एक बार डिवाइडेड बाय 2, एक बार स्क्वायर, एक बार डिवाइडेड बाय 2। याद आ गया? एक बार स्क्वायर, एक बार डिवाइडेड बाय 2। अब कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, वो आपको नंबर देख के पता चल जाएगा। जैसे ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर में देखो, ऑड नंबर तो डिवाइडेड बाय 2 होता नहीं है, तो उसको पहले करो मत। आप पहले स्क्वायर कर लो, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, ऐसे करके याद रखो। ठीक है, और इवन नंबर क्या है? इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है इजीली, तो इवन नंबर को पहले डिवाइडेड बाय 2 कर दो और फिर स्क्वायर करो, बस इतना सही है। अब देखो, इसको आप स्क्वायर करोगे तो क्या आया? 9 आया। फिर आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आया? 4.5 आया। अब 4.5 का आजू बाजू वाला नंबर इसका फ्रेंड्स होगा, कौन सा? 4 और 5। सो अगर मैंने 3 से शुरू किया और ये प्रोसेस फॉलो किया, स्क्वायर किया, फिर डिवाइडेड बाय 2 किया, तो जो बाकी दोनों नंबर्स आते हैं वो दोनों नंबर्स इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फ्रेंड्स हैं। सेम गोज फॉर 6। 6 क्योंकि इवन नंबर है, तो पहले मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 3 आएगा, फिर मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा तो 9 आएगा। अब 9 के आजू बाजू वाला दोनों नंबर क्या आ जाएगा? 10 और 11। ठीक है, सॉरी 8 और 10। तो 6 का जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का बाकी दोनों फ्रेंड्स है वो है 8, 10। तो किसी भी पर्टिकुलर नंबर के लिए आप निकाल सकते हो। अब 5 के लिए निकाल लो, ठीक है, अब 7 के लिए निकालो, 8 के लिए निकालो, ठीक है, 12 के लिए निकालो, ऐसा करके आप निकाल सकते हो। दो ही स्टेप है, डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायरिंग, बट ये आगे पीछे यूज होगा। ऑड नंबर में पहले स्क्वायरिंग होगा क्योंकि डिवाइड 2 तो आप कर नहीं सकते पहले, तो डिवाइड 2 बाद में करना है। इवन नंबर पे डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है तो वो पहले कर लो, उसके बाद स्क्वायरिंग कर लो। ठीक है, चलो। अब क्योंकि एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, अब हम लोग जाने वाले हैं किसमें? हम लोग जस्ट ए मिनट, एक्स्ट्रा पेज और है नहीं तो मैं पेज कुछ कुछ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया एक्यूट एंगल ट्रायंगल नंबर 1, राइट एंगल ट्रायंगल नंबर 2। नाउ विल बी गोइंग टू व्हाट? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा होगा देखने में, ठीक है। तो ये अगर A है, ये B होगा, ये C होगा, राइट। अब इस पे अगर आपको एरिया निकालना है, आपको अगर एरिया निकालना है तो अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हम लोग करेंगे ही, बट यहाँ पे हाइट आपको ध्यान से दे लेना पड़ेगा कि क्या हाइट लोगे। जैसे मान लो ये वाला बेस अगर है तो यहां पे आपको एक हाइट लेना पड़ेगा। ये मान लो आपने ले लिया h1, ए के ऑपोजिट वाला साइड ए ले लो, बी के ऑपोजिट वाला साइड बी ले लो, सी के ऑपोजिट वाला साइड सी ले लो। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। तो ए के ऑपोजिट का साइड ए, सी के ऑपोजिट का साइड सी, बी के ऑपोजिट का साइड बी। तो अगर मैं इस
इस पर्टिकुलर बेस पे हाइट ड्रॉप करना चाहता हूं। अब देखो हाइट तो आप ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते ना, हाइट आप ऐसे तो ड्रॉप नहीं कर सकते, या हाइट कैसे होगा, हाइट तो 90 डिग्री पे होना चाहिए, तो वर्टेक्स से सीधा 90 डिग्री पे हाइट हो गया, बट यहाँ पे तो बेस नहीं है, तो बेस थोड़ा एक्सटेंड कर दो आप, ठीक है। अब एक्सटेंड कर दो यानी लेंथ इसका एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है, लेंथ यही लेंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो अगर मैं ऐसा लेता हूं तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू ए इंटू H1, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला हाइट लेता हूं, मान लो H2 है, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बी इंटू H2। अगर मैं ये वाला हाइट लेता हूं, ठीक है, मतलब ये ऐसा तो नहीं होगा, इससे ये एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये वाला साइड एक्सटेंड करके इसको हम लोग लेंगे, तो जैसे भी हो उसको फिर ये वाला साइड एक्सटेंड करेंगे, इस पे ऐसा हाइट लेंगे H3, तो हाफ इंटू H3 इंटू सी, इस तरीके से इसको लेना पड़ेगा, कर देते हैं चलो। ये होगा हाफ इंटू बी इंटू H2। अच्छा, अब इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, दिस विल बी हाफ इंटू सी इंटू H3। तो ये सारे तरीके से हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने देख लिया है, और इसका एरिया भी कैसे निकालते हैं वो भी हमने फील कर लिया है, और सब कुछ उसी फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं। और बाकी इसी में अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, वो सब आई मीन आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो फिर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पॉसिबल होगा ही नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल 60 डिग्री ही होता है, राइट, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसका चार्ज तो चल रहा है ना, 1 मिनट, हाँ। चलो एवरीथिंग इज ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ट्रायंगल को स्किप करके अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कहां पे, क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ऐसा शेप होता है जिसका 4 साइड होता है, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस वगैरह बहुत कुछ आएगा, तो बट आज के क्लास के लिए हम लोग क्वाड्रिलेटरल ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग आज के क्लास के लिए थोड़ा बहुत बस हम लोग देखेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल है भाई यहाँ पे, ठीक है, बहुत प्यारा सा स्क्वायर है हमारा। चलो, तो स्क्वायर में जैसे सारा साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर मुझे कोई स्क्वायर का पेरीमीटर पूछता है, ठीक है, ये हटा देते हैं, अगर मुझे कोई स्क्वायर का पेरीमीटर पूछता है तो क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a, क्यों, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है, नेमिंग कर देता हूं एक बार मैं, a b c d, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, जो भी इसका साइड है उसका साइड का स्क्वायर, सिंपल सा बात है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ज्यादा प्रूफ वगैरह में नहीं जाने वाले, दिस इज ए स्क्वायर। हाइट का सबका मैंने प्रूफ करके इसलिए दिखाया बिकॉज कभी कभार थोड़ा बहुत जरूरत पड़ सकता है आपको कुछ ड्रॉ करने का, ठीक है, नहीं पड़ेगा सो फार एज बैंकिंग एग्जाम इज कंसर्न, ठीक है, बट फिर भी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, एरिया क्या होता है इसका, साइड स्क्वायर। अब मेन बात आता है इसका डायगोनल्स का, ठीक है,
तो स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स होंगे ना, वो दोनों डायगोनल्स समान होते हैं। पहला बात ये है। तो यहां पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट कि बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों का लेंथ सेम है। बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी मिड पॉइंट पे कट करते हैं एट 90 डिग्री। ये दोनों ही डायगोनल समान होते हैं। जैसे मान लो ये 10 है इसका साइड, ये भी 10 है, ठीक है, और दोनों एकदम मिड पॉइंट पे, यानी ये 5 ये 5, तो ये भी 5 ये भी 5, ऐसा पूरा मिड पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, और वो भी 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, ओके। अब मैंने एक डायगोनल मिटा दिया क्योंकि मुझे कुछ समझाना था, बाकी मैंने ये दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। हो गया? ओके, नेक्स्ट। अब मुझे डायगोनल्स का अगर मुझे लेंथ चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? तो सिंपल सा बात है, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, एंगल इन ट्राइंगल बी डी सी। तो बी डी सी में इसको अब डी मान लो, ठीक है, डायगोनल है ना, स्मॉल डी फॉर डायगोनल। ये है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो क्या होगा यहां पे होगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, राइट? तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, रूट लगा हटा दो, रूट लगा दो, क्या हो जाएगा? √2 इंटू ए, या फिर बहुत जगह पे आप a√2 लिखा हुआ भी देखोगे, क्योंकि नंबर हम लोग वैसे लिखते हैं ना, 5√2 7√2 √2 7 √2 5, ऐसा तो नहीं लिखते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ठीक है, स्क्वायर का डायगोनल ये होता है। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट स्क्वायर जो हमको जानना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट शेप इन लाइन है दैट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी है हमारे पास, मतलब डायरेक्ट रेक्टेंगल तो नहीं है, ऐसे बना देंगे। चलो ग्रेट, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल का, अरे ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो सिंपल सा बात है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अगर मैं इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज बोलूं तो क्या है, आपको दिख रहा है ऑपोजिट साइड इक्वल है, इसमें हर साइड इक्वल नहीं है। स्क्वायर में क्या था, ए ए ए ए, हर साइड इक्वल था, इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल है। ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है, राइट?
अच्छा, तो इसमें भी जो डायगोनल्स होगा वो डायगोनल्स इक्वल होगा, बाइसेक्ट करेगा बट नॉट एट 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से। तो यहां पे बस ये आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स है वो दोनों इक्वल है, रेक्टेंगल्स का जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर को बट नॉट एट 90 डिग्री, राइट। अच्छा, अब इसका हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा भाई, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी 2 बार L आएगा 2 बार B आएगा, तो 2 कॉमन लेके वी कैन राइट ट्वाइस L प्लस बी। ठीक है, चलो सिंपल है। इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट फेमस फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ सबको पता ही है, गॉट इट। अब हम लोग देखते हैं डायगोनल, तो ये हो गया रेक्टेंगल का एक डायगोनल, ये हो गया रेक्टेंगल का दूसरा डायगोनल, ये दोनों यहां पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे कि अगर ये 20 है तो ये 10 है, ये 10 है, ये अगर 20 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इक्वल तो है ही दोनों, बाइसेक्ट भी करते हैं बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं होता। ये जो एंगल क्रिएट होता है इनके इंटरसेक्शन पे पॉइंट पे, ये 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, अब अगेन डायगोनल का लेंथ क्या होता है वो निकालने के लिए व्हाट वी आर गोना डू, हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इन द ट्रायंगल, यहां पे तो प्रूफ वगैरह कुछ अच्छे से होगा नहीं क्योंकि इक्वल नहीं है साइड्स। तो इन ट्रायंगल बीडीसी, तो बीडीसी ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, स्क्वायर में क्या था 90 डिग्री 90 90। ठीक है, ये तो ए और ए बन गया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई हुआ, यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एल है और बी है, इसको आप डी मान लो, डी फॉर डायगोनल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बीडी का स्क्वायर है इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। तो बीडी का स्क्वायर क्या है भाई, बीडी का स्क्वायर क्या है, ये तो स्मॉल डी स्क्वायर है डायगोनल इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप अगर रूट लेते हो तो डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल, ये ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, फेयर एनफ। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे एक सिंपल सा शेप देखेंगे हम लोग जो कि है सर्कल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्वाड्रिलेटरल खत्म हो गया क्या, देखो क्वाड्रिलेटरल खत्म नहीं हुआ है, बट क्वाड्रिलेटरल का मेनली बेसिक दो शेप यही था जिससे क्वेश्चंस बनता है। आगे हम लोग पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम वगैरह भी देखेंगे बट वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में मैं एकदम कॉमनली यूज जो फिगर्स है वो खत्म करना चाह रहा हूं। ठीक है, ओके। सर्कल हमारे पास बहुत सुंदर सा सर्कल है, ये रहा हमारा सर्कल। ठीक है, अच्छा, अब सर्कल में खास बात यह है कि सर्कल का जो शेप है वो एक ही चीज डिफाइन करता है, वो है रेडियस। ये आर है एंड आर फॉर रेडियस। अब रेडियस का डेफिनेशन क्या है, रेडियस का डेफिनेशन एक्चुअली में ये है, या सर्कल का ही डेफिनेशन ये है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर आप और बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉ करोगे और उनमें से एक अगर पाथ ट्रेस करोगे, उस पाथ को हम लोग सर्कल बोलते हैं। ठीक है,
एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स अगर आप प्लॉट करोगे और उस प्लॉटेड पॉइंट्स को लेके एक अगर पाथ ट्रैक करोगे, पाथ बनाओगे, रूट बनाओगे, उसको सर्कल बोला जाता है। यानी ये भी क्या होगा, ये भी क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, ये भी रेडियस है। एक्चुअली क्या है, सेंटर पॉइंट से सरकमफरेंस यानी बाउंड्री तक, सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक, ये डेफिनेशन याद कर लो, ये परिभाषा याद कर लो, ये आपको 3D तक काम में देगा, तब आप बोलोगे कि हाँ पढ़ा था हमने फर्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक कोई भी लाइन आप खींचोगे सर्कुलर शेप में, सर्कुलर फिगर में, ठीक है, या सेमी सर्कल में, जो भी है इस तरीके के सिमिलर फिगर्स में, उसको हम लोग रेडियस ही बोलेंगे। अच्छा, तो फिर डायमीटर किसको बोलेंगे हम लोग? अच्छा, डायमीटर हम लोग इसको बोलेंगे कि मैंने पूरा स्ट्रेट ड्रॉ किया, ये आर है तो ये भी आर है, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रेट है इसको हम लोग डायमीटर बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ए मार्क करता हूं और पॉइंट बी मार्क करता हूं, तो ये जो लेंथ ए बी है, ए बी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, विच इज इक्वल टू ट्वाइस आर, यानी आर का डबल, रेडियस का डबल। तो रेडियस के डबल को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे दो तीन चीज हमको समझना है। जैसे सबसे पहला हो गया पेरीमीटर, बट बात यह है कि कर्व किसी शेप में, कर्व 2D शेप में हम लोग ये पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करते हैं। हम लोग कौन सा वर्ड यहां पे यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे सरकमफरेंस। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2 पाई आर, बेसिकली 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। समझ में आ रहा है? इन सब में मैं, देखो डिस्कशन है तो मैं बहुत डीप डिस्कशन में जा सकता हूं कि एक्चुअली में पाई का मतलब क्या है। तो पाई इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। बट इतना भी डीप डिटेलिंग में नहीं जाना है, आप सबको पता है कि पाई क्या होता है। पाई का वैल्यूज यूजुअली हम लोग क्या लिखते हैं? यूजुअली हमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है 22/7 अगर गिवन है तो, या फिर हम लोग 3.14 यूज करते हैं। कंपेटिटिव वर्ल्ड में यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दुनिया में ज्यादातर हम लोग 22/7 ही यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, बेसिकली पाई इंटू आर, ठीक है। तो देखो यहां पे तो हमारे पास, यहां पे हमारे पास एक ही पैरामीटर है, बट उसका इफेक्ट दो बार है कि नहीं? ए इंटू ए, क्योंकि इक्वल है। यहां पे दो पैरामीटर है तो एल इंटू बी लिखा गया है। अब एल इंटू बी के जगह पे अगर ए इंटू ए लिखा जाता तो वो ए स्क्वायर होता। तो आप मत समझो ऐसा कि यहाँ पे पैरामीटर एक है तो इसका इफेक्ट भी मतलब वन डायमेंशनल इफेक्ट होगा। इफेक्ट इसका 2 डायमेंशनल ही है क्योंकि ये दो बार मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मुझे एक चीज जो आप लोगों को बताना था सर्कल में, वो था कॉर्ड, कि कॉर्ड किसको बोलते हैं सर्कल में। तो उसके लिए हम लोग छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, सर्कल में किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन खींचा जाता है उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। जैसे ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। अब सर्कल का सेंटर तो यहां पे होगा। अब सेंटर के थ्रू अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए, सेंटर के थ्रू जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा इसको हम लोग लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं,
क्यों? क्योंकि यही हमारा डायमीटर ऑफ सर्कल होता है, और दिस इज इक्वल टू 2r। ठीक है, आप ये वाला लाइन देख लो, ये वाला लाइन पूरा सेंटर के थ्रू ड्रॉ किया गया है, ये वाला लाइन पूरा सेंटर के थ्रू ड्रॉ किया गया है। ठीक है, इस ये वाला लाइन भी अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये भी पूरा सेंटर के थ्रू आता है, एकदम सीधा। ठीक है, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ये, सबसे बड़ा कॉर्ड यही होगा ना, क्योंकि अगर दो पॉइंट के बीच में सबसे बड़ा लाइन बोलेंगे तो डायमीटर ही होगा। ठीक है, एंड डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है, इसलिए ट्वाइस आर लिखते हैं, 2 इंटू आर लिखते हैं। ओके, चलो सर्कल के बारे में देख लिया हमने, तो हम लोग अभी सेमी सर्कल तो छोड़ नहीं सकते भाई। सेमी सर्कल बना सकते हैं क्या हम लोग? यहां पे तो है नहीं। ठीक है, चलो हम लोग ही बना देते हैं। ये हो गया सेमी सर्कल, तो ये तो सेंटर पॉइंट हो जाएगा। सेंटर से ये वाला, ये हो गया रेडियस, ये वाला ये भी हो गया रेडियस, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे को हम लोग डी बोलेंगे, डायमीटर। ठीक है, तो फिर इसको क्या बोलोगे? इसको भी रेडियस बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? इसको भी रेडियस बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? इसको भी रेडियस बोलोगे। ये सब रेडियस ही है। समझ में आ रहा है? सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक कोई भी लाइन रेडियस कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब अगर मुझे सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री। तो चलो मेजर करते हैं। मान लो यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करके यहां तक, ये तो हो जाएगा सर्कल का सरकमफेरेंस का आधा, क्योंकि अगर मैं पूरा कंप्लीट करूं तब तो सर्कल बन जाएगा, तो मुझे पूरा कंप्लीट करना नहीं है, मुझे तो यहां तक देना है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस का आधा, तो सर्कल का सरकमफेरेंस का आधा क्या होगा? सर्कल का सरकमफेरेंस था 2 पाई आर, उसका आधा 2 पाई आर बाई 2, प्लस प्लस में भी कुछ आएगा। देखो मुझे बाउंड्री का मेजरमेंट लेना है ना, तो यहां से यहां तक तो आ गया, अब यहां से भी तो यहां तक आना है ना मुझे, तो ये पूरा लेंथ कितना है? ट्वाइस आर, ये भी तो लेना पड़ेगा। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं पता है? सर्कल में जो जो चीज है, सेमी सर्कल में वो सारा चीज आधा हो जाता है, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज हाफ ट्रूथ। पेरीमीटर क्या है? मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री, वो आधा नहीं होता है। ठीक है, ये जो कर्व वाला पोर्शन है ये आधा हो जाता है, बट यहां पे ये एक्स्ट्रा लाइन भी तो है, जो कि सर्कल में कहां है? नहीं है ना। हाँ, अब एग्जैक्ट आधा क्या होता है पता है? द स्पेस इनसाइड। मैंने बोला था ना, एरिया का डेफिनेशन क्या है? मेजरमेंट ऑफ स्पेस इनसाइड। ये जो अंदर जितना जगह है, वो जगह पूरा आधा हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर पेरीमीटर लिखना है तो पेरीमीटर ऐसा होगा, पेरीमीटर ऐसा होगा। तो क्या आ रहा है पेरीमीटर? पाई आर प्लस 2r, या फिर कॉमन लोगे तो r कॉमन लेने के बाद पाई प्लस 2, r कॉमन लेने के बाद पाई प्लस 2। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि एरिया क्या। अरे यार, एरिया, एरिया क्या होगा? एग्जैक्टली आधा हो जाएगा, क्योंकि एरिया है स्पेस इनसाइड, सो स्पेस इनसाइड पूरा आधा हो सकता है, क्योंकि इतना जगह था, अब इतना रह गया। सिंपल है, अपर हाफ लोअर हाफ, सॉरी तो सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। बहुत जगह पे
एरिया का जो फॉर्मूला है वो रेडियस के सॉरी डायमीटर के टर्म्स में रहता है, बट मैं ये सब इतना झमेला नहीं करने वाला, इसको ऐसा ही सीखेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनल द लास्ट चीज जो हमको डिस्कस करना है वो है सेक्टर। ये भी सर्कल से रिलेटेड है। तो ये हो गया सर्कल का सेंटर, सही है ना, सेंटर, हाँ। तो अगर मैं सेंटर से ऐसा लाइन लेता हूं, अरे यार क्यों इतना कलर मिसमैच मारता है, ठीक है। तो ये जो जगह है ना, ये जो जगह आपको दिख रहा है, ये तो आपको पिज्जा का फील दे देगा, पूरा पिज्जा जैसा हो गया ना ये। तो ये जो आपको पूरा शेडेड चीज एक दिख रहा है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ओ मान लिया हमने, दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर। ये ब्लिंक क्यों कर रहा है भाई, चलो कोई नहीं, दिस इज कॉल्ड एज सेक्टर। अब सेक्टर का अगर मैं यहां पे देखूं, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। ये सेक्टर का आर्क लेंथ, इसको आर्क बोला जाता है, ये जो पार्ट है ना, इसको आर्क लेंथ बोला जाता है। स्माइली जैसा है ये दिखने में, इसको बोलेंगे हम लोग आर्क लेंथ। इस पूरे को तो आप सरकमफरेंस बोलोगे, बट बस इतना सा पार्ट लोगे, सिर्फ सेक्टर वाला पार्ट, तो इसको आर्क बोलेंगे, आर्क लेंथ बोलेंगे, ठीक है। ये तो रेडियस ही है, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री तक कोई भी लाइन रेडियस, सेंटर से बाउंड्री तक कोई भी लाइन रेडियस, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमको चाहिए होगा, वो चीज ये है, एंगल थीटा। ये हमको चाहिए होगा, ठीक है। बिना इस एंगल के कुछ भी चीज निकल नहीं सकता। अब देखो, अगर मुझे पेरीमीटर चाहिए तो कैसे निकलेगा, अब इसका पेरीमीटर दो चीजों से बना हुआ होगा, ठीक है। पेरीमीटर यानी बाउंड्री का मेजरमेंट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, तो दो चीजों से बना हुआ होगा इसका पेरीमीटर। फर्स्ट है ट्वाइस आर, क्योंकि आर प्लस आर ये ट्वाइस आर होगा। नेक्स्ट है ये आर्क लेंथ, अब ये आर्क लेंथ आपको डिराइव करना है, ठीक है। अब ये आर्क लेंथ आप कैसे डिराइव करोगे देख लो। अब बात ये है, मैं बोल रहा हूं कि ये जो पूरा है ना, ये भी आर्क लेंथ ही है, बट क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल है तो इसको आर्क लेंथ नहीं बोल के हम लोग सरकमफरेंस बोलते हैं। मतलब जब ये एंगल पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है, जब एंगल पूरा का पूरा 360 डिग्री होता है, तब मैं उसको सरकमफरेंस बोलता हूं। और एक्चुअली में सरकमफरेंस होता क्या है, 2 पाई आर होता है। पर जब एंगल थीटा डिग्री होगा तब मैं उसको क्या बोलूंगा, तो यूनिटरी मेथड से सॉल्व करो कि अगर 3 चॉकलेट्स का दाम 15 रुपए है तो 8 चॉकलेट्स का दाम कितना होगा। तो 3 चॉकलेट्स का दाम 15 रुपए है तो 8 चॉकलेट का दाम होगा 15/3 इंटू 8, जो दिया हुआ है, ठीक है, जो वैल्यू गिवन है उसको पहले वाले वैल्यू से डिवाइड करो एंड नए वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो जो वैल्यू गिवन है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा डिग्री, ये होगा आर्क लेंथ। तो जो ओवरऑल पेरीमीटर निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकलेगा ट्वाइस आर प्लस 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा डिग्री। तो अगर मान लो 60 डिग्री का
60 डिग्री का सेक्टर है तो उसका आर्क लेंथ आई मीन उसका पूरा पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2r प्लस पाई आर बाई 3। कैसे पाई आर बाई 3 बताओ, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री होगा तो 60 से ये कटेगा 6 होगा, 2 से ये 6 कटेगा 3, तो 2r प्लस पाई आर बाई 3। समझ में आया? तो 360 डिग्री एंगल होता है तो पूरा 2 पाई आर इज द आर्क लेंथ। अगर थीटा डिग्री का एंगल है तो आर्क लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? अगर 3 चॉकलेट्स का दाम 15 रुपए है तो 5 चॉकलेट का दाम कितना है, 15/3 इंटू 5। ठीक है, ऐसे ही होता है। चलो, तो ये यूनिटरी मेथड से हमने पेरीमीटर निकाल दिया। कभी अगर सिर्फ आर्क लेंथ बोलेगा तो आर्क लेंथ निकालेंगे। अब सेम यूनिटरी मेथड से आपको एरिया भी निकालना है इसका। अगेन देखो, जब पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल होता है, आर्क लेंथ जो है ये पूरा जब 360 डिग्री एंगल को लेके होता है तो पूरा एरिया लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, 360 डिग्री एंगल होता है तो पूरा एरिया हम लोग क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब जब थीटा डिग्री एंगल है तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा डिग्री। हो गया। ये पूरा हो गया हम लोग का सेक्टर के बारे में। ठीक है, ये हो गया सेक्टर के बारे में। सेक्टर का आर्क लेंथ कैसे निकालना है, ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ के साथ आप 2r ऐड कर दोगे तो पूरा पेरीमीटर आ जाएगा इसका, और इसका एरिया कैसे आएगा। ठीक है, यहां तक हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आ रहा है, बैक टू बैक सेशंस अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी इसका बेनिफिट लेने दो। क्योंकि ये पूरा जो कोर्सेस है, पूरा जो लेक्चर है, आप देख रहे हो हम लोग 91st लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। ओवरऑल हमको मैथ्स में प्रोबेबली 130-140 लेक्चर तक जाना है। ठीक है, रीजनिंग मैंने बना के थोड़ा स्टॉप करके रखा हुआ है, रीजनिंग बाद में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। रीजनिंग में पजल्स वाला एक मेन सेगमेंट बचा हुआ है, एंड उसके बाद हम लोग मेंस के कुछ कुछ पार्ट में जाएंगे। ऑल्दो मैंने मेंस का हल्का हल्का ग्लिम्स हर रीजनिंग के चैप्टर के बाद देके रखा हुआ है, बट फिर भी प्रॉपर सेशंस हम लोग बाद में करेंगे। मैथ्स का भी हम लोग बाद में ही करेंगे। तो मैंने ये 1 साल का पूरा टाइम लिया था, जून 2025 से जून 2026 के बीच में ये मैंने पूरा कोर्स एक खत्म करना है, जो कि यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं है। मुझे वो चीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है, सो दैट अगर कोई डिसेंट एवरेज लेवल का स्टूडेंट है जिसका हल्का हल्का मैथ्स का बेस क्लियर है, रीजनिंग का थोड़ा बेस, रीजनिंग तो चलो नया चीज है, मैथ्स का थोड़ा बहुत बेस पता है उसको कि नंबर्स क्या होता है वगैरह वगैरह, तो वो एटलीस्ट ये सारी चीजें कर पाएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग मेंसुरेशन के सेकंड क्लास में। ओके, थैंक यू।